Hello students, I am Dr. Kalpana Singh, Assistant Professor Department of Psychology, DAVPG College। बच्चों आज मैं BA 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी कोर के बच्चों को साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के पेपर में 4th यूनिट का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम आइडेंटिटी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी डेवलपमेंट को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इज आइडेंटिटी की बात करें तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इन प्रश्नों का सामना करता है। इसमें से एक है हु एम आई एंड वेयर वन इज गोइंग इन लाइफ। ये प्रश्न विशेष रूप से किशोरों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जो इन आंसर्स को ढूंढने का अपने किशोरावस्था में प्रयास करते रहते हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो उनकी आइडेंटिटी से संबंधित है। आइडेंटिटी वास्तव में व्यक्ति के पॉलिटिकल ओपिनियन, मॉरल एटीट्यूड एंड रिलीजियस बिलीफ से संबंधित है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में या दैनिक व्यवहार में, रोज के व्यवहार में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनके उस समय जो चयन को निश्चित करती है। हमारे चयन को डिसाइड करने के पीछे हमारे ये आइडेंटिटी काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी के अंतर्गत वो सारे रिलेशंस, वो सारे वैल्यूज, वो सारे मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस सम्मिलित होते हैं और ये एक हमारे स्व का निर्माण करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आइडेंटिटी वास्तव में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की प्रक्रिया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम की प्रक्रिया है। आइडेंटिटी के संदर्भ में एरिक्सन ने कहा कि एडोलेसेंट में एडोलेसेंट डेवलपमेंट में आइडेंटिटी सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी अचीवमेंट है जो कि एक हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एडल्ट की आधारशिला है, सुखी और वयस्क जीवन का आधार है, एक प्रोडक्टिव वयस्क जीवन का आधार है। कोहनमैन ने 1999 में आइडेंटिटी की व्याख्या करते हुए कहा कि यह वास्तव में एक तार्किक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का विकास है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा फेज है किशोरावस्था जहाँ पर व्यक्ति की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, एक हायर लेवल पर पहुँच जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तक पहुँच जाती है। तो यह एक तार्किक व्यक्ति के रूप में, विकास के रूप में इन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो अपनी अनुक्रियाएं हैं वो किस कारण से वो कोई कार्य कर रहा है इसको बता पाता है। अपने एक्शंस के लिए, अपनी क्रियाओं के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है या अपने को जिम्मेदार मानता है, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर पाता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी का डेवलपमेंट वास्तव में स्व या सेल्फ की, रियल सेल्फ की खोज है जो कि व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है कि वह जीवन के किस क्षेत्र में उसका प्रतिबद्ध होगा उन गोल्स को, उन वैल्यूज को अचीव करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि आइडेंटिटी इज सेल्फ पोर्ट्रेट कंपोज्ड ऑफ मेनी पीसेस। अलग अलग तरह के आपके डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपके इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है आपका सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के संदर्भ में एरिक्सन ने कहा कि एडोलेसेंस अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। हमने पहले भी इस बात को देखा कि कैसे जो किशोर जो हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इन प्रयासों में एक तो वो सबसे पहले अपने करियर के लिए, भविष्य में अपने मार्ग को
कौन से मार्ग को चुने, किस दिशा में जाएं जो उनके समाज में उनकी एक स्थान सुनिश्चित कर सके, ऐसा कर सके, उसके लिए प्रयास करता है। वैसे आइडेंटिटी केवल यंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एरिक्सन ने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया है। और पर्सनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ करियर पाथ, सोशल आइडेंटिटी मतलब समाज में आपका स्थान, रिलीजियस आइडेंटिटी आप किस तरह के रिलीजियस एटीट्यूड को रखते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलेशनल आइडेंटिटी आप किससे कैसा घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं या करते हैं, एंड एक्सटर्नल बॉडी इमेज। इस तरह के ये बहुत सारे आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स हैं। फ्रॉइड ने आइडेंटिटी डेवलपमेंट को एरिक्सन ने आइडेंटिटी डेवलपमेंट को समझने के लिए साइको सोशल थ्योरी दिया, जो एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया था, जिसका फोकस था कि इंडिविजुअल डेवलप्स रिलेशनशिप विद अदर्स इन सोशल वर्ल्ड। मतलब आप इंडिविजुअल जो है उसकी व्यक्तित्व का विकास जो है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती व्यक्तित्व के विकास में, बल्कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ साथ जो सोशल एंड हिस्टोरिकल फोर्स जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के साथ, और वो उसके व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करता है। इसी के कारण से इसकी थ्योरी साइको सोशल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। फ्रॉइड ने भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में बात की, आप शायद पढ़े हो फ्रॉइड के बारे में, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी का फॉर्मेशन या आइडेंटिटी का डेवलपमेंट चाइल्डहुड पीरियड तक ही सीमित माना, फिक्स्ड माना, 5 से 6 वर्ष तक ही वो मानते हैं कि डेवलपमेंट हो जाता है, जबकि एरिक्सन ने इसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया, जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया माना है, और व्यक्तित्व के विकास को संपूर्ण जीवन काल के 8 अवस्थाओं में होने वाला विकास माना है, और जिसमें एडोलेसेंस फेज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए। ये सारे स्टेजेस जो हैं ये यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, मतलब सभी व्यक्ति इन स्टेजेस को कभी फेस करते हुए आगे बढ़ेगा। विकास की प्रत्येक अवस्था का जो हर स्टेज है उसका एक, उन्होंने कहा, एक ऑप्टिमल टाइम होता है, मतलब उसका टाइम फिक्स्ड है, और प्रत्येक अवस्था एक के बाद एक क्रम से आती है। इन्होंने एक चीज और बोली, उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में कुछ क्राइसिस होते हैं जो उस अवस्था के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक आयु तक बच्चे के बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड सोशल डेवलपमेंट इन दोनों के अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनोसामाजिक संक्रांति या क्राइसिस जो की बात की, और हर स्टेज का अपना क्राइसिस बताया, और क्राइसिस के कंटेक्स्ट में एक और चीज उन्होंने कही कि क्राइसिस जो है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और हमारा ये उद्देश्य होता है, ये हमारा जीवन में हम इन क्राइसिस को प्रॉपरली रिजॉल्व करना सीखते हैं। अगर सक्सेसफुली हम इन क्राइसिस को रिजॉल्व कर पाते हैं तो हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ या वर्च्यू का, जिसको सदाचार कहा है, का डेवलपमेंट होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के इस कंटेक्स्ट में बताएं कि इन्होंने बताया कि हर अवस्था में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और अगर इन कॉन्फ्लिक्ट्स का, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्राइसिस के एस्पेक्ट्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का प्रॉपरली अगर हमने संतोषजनक ढंग से रिजॉल्व कर लिया नेगेटिव एस्पेक्ट्स को,
तो वो हमारे व्यक्तित्व को नकारात्मक ढंग से नहीं प्रभावित करती और पॉजिटिव कंपोनेंट को हम प्राप्त कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक अवस्था में जो क्राइसिस है उसका समाधान जो है वो आगे की अवस्था के मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए घनात्मक तत्व यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का नेगेटिव एस्पेक्ट्स के कंपैरिजन में अधिक होना, रेशो जो है वो पॉजिटिव का अधिक होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं होता, जैसे फर्स्ट स्टेज हम लोग आगे भी देखेंगे कि इरेक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है आपको स्लाइड में दिख रहा है इन्फेंसी पीरियड में, वो है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ये कहते हैं कि विश्वास और अविश्वास, ये कहते हैं जितना आवश्यक है विश्वास करना किसी पर, उतना ही आवश्यक है किसी चीज पर विश्वास न करना आना। और इसीलिए इन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स का रेशो जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसे अब हम लोग बात करते हैं इरेक्शन के ये इन स्टेजेस के बारे में हम लोग बात करें तो पहला स्टेज है, जिसे पहली अवस्था है जिसको इन्होंने शैशवावस्था या इन्फेंसी का माना है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इन्होंने कहा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक जो अवस्था है उसको शैशवावस्था माना है, और इस अवस्था में बच्चे में विश्वास व आस्था की भावना का विकास होता है, और इस आस्था या विश्वास जो है एक्चुअल में उत्तम मातृत्व देखरेख मैटरनल केयर से उत्पन्न होता है। इस तरह की आस्था के विकसित होने से बच्चे में एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की नींव पड़ती है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि कई कारणों से माताएं जो है वो बच्चे को बहुत अच्छे से नहीं परवरिश करती हैं, तो उनको एक तरीके से रिजेक्टेड या इनएडिक्वेट या अनरिलायबल ढंग से उनकी देखभाल परवरिश की जाती है, तो ये बच्चे में मिसट्रस्ट की भावना लाते हैं, यानी अविश्वास लाते हैं। उनमें सदैव एक संदेहास्पद रहने की, हमेशा आशंकित रहने की, डर रहने की अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। विश्वास और अविश्वास, विश्वास का अविश्वास की तुलना में फेवरेबल रेशो होना जरूरी है, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी, क्योंकि वातावरण के साथ प्रभावशाली समायोजन के लिए केवल ये जरूरी नहीं है किसी चीज पर विश्वास करना, बल्कि ये भी जरूरी है किसी चीज पर व्यक्ति क्यों विश्वास न करे इसको समझना। और इन दोनों से ही जो सोशल स्ट्रेंथ डेवलप, साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होता है, या जो वर्च्यू होता है उसको आशा या होप का नाम दिया। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में 2 साल से लगभग 3 साल की अवस्था को माना है इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड, और कहा है कि ये ऑटोनॉमी वर्सेस सेम यानी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था है। जब बालक पहले की जो मनोसामाजिक अवस्था है उससे गुजरता हुआ सेकेंड स्टेज में पहुंचता है, इसमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा परिपक्वता बच्चे में आ जाती है, हम लोग जैसा देख चुके हैं। तो उनमें स्वतंत्रता की भावना आती है, अपने सेल्फ कंट्रोल की भावना डेवलप होती है, उनका शाब्दिक विकास भी हो रहा है। तो यहाँ पर जरूरी है कि माता पिता अपना कंट्रोल रखते हुए, थोड़ा सा नियंत्रण रखते हुए बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए एम्फसाइज करें, मोटिवेट करें। जब करें तो ऐसे में उनमें स्वतंत्रता या ऑटोनॉमी का डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। लेकिन जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे को बार बार ये कहते हैं अरे तुम अभी छोटे हो, रहने दो, या हम उसके लिए दौड़ पड़ते हैं कि वो कहीं गिर न जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वो या उनके काम खुद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि माता पिता अपने बच्चों से कम एक्सपेक्टेशन करते हैं या ज़्यादा कर दें, दोनों ही स्थिति में बच्चे में जो है
वो शेम या लज्जाशीलता की भावना आती है। यानी उस उम्र के लिए जितना आवश्यक है उस की डेवलपमेंट, उसके हिसाब से उनसे इंटरेक्ट करना जरूरी है। अगर उनमें लज्जाशीलता की भावना आ जाती है तो उनमें फिर सेल्फ डाउट, पावरलेसनेस की भावना, अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, इन द सेंस अपनी एबिलिटीज पर को वो नहीं समझ पाते। और इस स्टेज में जो वर्च्यू उन्होंने बात की वो कहा, उसको विल पावर का नाम दिया, इसको इच्छा शक्ति या विल पावर का नाम दिया। दूसरी नेक्स्ट अवस्था है प्ले एज, जिसको खेल अवस्था, जिसमें जिसको बोला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल शक्ति बना वोशिता। ये 4 साल की आयु से 6 साल तक की आयु के बच्चों को इस फेज में रखा है। और इन्होंने कहा कि यह अवस्था होती है जिसमें बच्चे जो है वो अब अपने घर से बाहर निकलते हैं, समाज के दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। जनरली ये एज होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनमें सोशल एक्सप्लोरेशन, सोशली किसी बात के लिए इनिशिएटिव लेने, चुनौती को स्वीकार करने की भावना विकसित होती है और उनको दूसरों के साथ कार्य करने, दूसरों के साथ इंडस्ट्री कहा है या परिश्रम कहा है का भाव विकसित होता है। और इस तरह के भाव को जो है उसमें जो है पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत रोल होता है कि वो उसको प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे को किन्हीं कारणों से अपनी कौशल को अर्जित करने में असफल रहते हैं या किसी चीज़ में फेल्योर होते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उन फेल्योर से कैसे लर्न करना है, ये सब काम है पेरेंट्स और टीचर का उन्हें सिखाना, ताकि उनमें इंफीरियरिटी नहीं आए, इनकम्पिटेंसी की भावना ना डेवलप हो। तो ये आपका 4th स्टेज है। 5th स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज है, वो है किशोरावस्था, जिसको कि सबसे इम्पोर्टेंट ये कहा गया है। इन्होंने एडोलेसेंस फेज को एरिक्सन ने सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी डेवलपमेंट का स्टेज माना है, जिसको हम डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कि इस वीडियो में सिर्फ हम इतना बताते चल रहे हैं कि ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस रहती हैं इस स्टेज में। और यदि बच्चे में सेल्फ परसेप्शन कर पाता है, इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके अच्छे होते हैं, नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस कम होती हैं, प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियाँ उसको होती है, तो उसमें जो है कोई रोल कंफ्यूजन नहीं होता और वो उसमें अच्छा, मतलब एक स्वस्थ ईगो का डेवलपमेंट होता है। जबकि नेगेटिव जो है एक्सपीरियंसेस के ज़्यादा होने पर हम उसमें जो है बच्चे में रोल कंफ्यूजन होता है। और इसके साथ जो वर्च्यू जुड़ा है उसको फिडेलिटी कहा है, जिसको कर्तव्य निष्ठता के नाम से जाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है तरुण वयस्कावस्था, जिसको इन्होंने कहा है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड की जो स्टेज है उसका मनोसामाजिक अवस्था जो है 20 से 30 वर्ष की रखी है, जिसका क्राइसिस इन्होंने बोला है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम विलगन। ये ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सच्चे अर्थ में एक रिस्पॉन्सिबल सोशल, सेक्सुअल एंड इंटीमेट रिलेशंस बनाना सीखता है। व्यक्ति अपने आप के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित करता है और एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करता है। विलगन ठीक इसके विपरीत है, जहाँ पर व्यक्ति अपने आइडेंटिटी को डेवलप नहीं कर पाता, उसमें सुपरफिशियलिटी रह जाती है, वो अभी भी अपने को खोजता रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है, कार्य में बहुत रुचि नहीं रहती और रहती है। और इसका जो वर्च्यू है, जो साइको सोशल स्ट्रेंथ है, वो है लव। अगर घनिष्ठता जो है पॉजिटिवली रिजॉल्व हो गई तो वो जो है बच्चे में स्नेह या लव का
जो है भावना ले आती है, जो एक व्यक्ति को एक उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल एडल्ट के रूप में विकसित करता है। नेक्स्ट है आपका 7th स्टेज, जिसको मिडिल एडल्टहुड कहा है, जिसकी क्राइसिस है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता से मतलब है कि व्यक्ति अपने अगले पीढ़ी के भी कल्याण के साथ के बारे में सोचता है। इसके अलावा समाज जिसमें वे लोग रह रहे हैं उसको भी कैसे सुदृढ़ करना है उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जब व्यक्ति जनरेटिविटी की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब एक जगह पर आत्मतल्लीनता, अपनी ही चीजों में, अपनी ही वैयक्तिक आवश्यकताओं में, अपनी ही सुख सुविधाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं। इस अवस्था से जो साइकोसोशल स्ट्रेंथ है वो है देखभाल या केयर। इसके बाद जो लास्ट स्टेज इन्होंने माना है वो है परिपक्वता, अहम संपूर्णता या बनाम निराशा, मैच्योरिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर इसका नाम दिया है। इन्होंने कहा कि सभी संस्कृति में यह अवस्था 65 ईयर से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की अवधि को माना है। ये बुढ़ापा की अवस्था है और सब जानते हैं इस अवस्था में फिजिकल जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होती है। उन बच्चों बूढ़े व्यक्ति को तरह तरह के समायोजन करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके स्पाउस हैं, जो उनके एज लेवल के हैं, उनके साथ जो वो उनकी मृत्यु होती जाती है, एक मतलब कम होते हैं, फ्रेंड सर्किल कम हो जाती है, एफिलिएशन की आवश्यकता उस समय प्रधान हो जाती है। इन्होंने इस समय तो कोई साइकोसोशल क्राइसिस की बात नहीं की, बट इन्होंने कहा कि यदि आपकी व्यक्ति की जो इसके पहले की 7 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं, मनोसामाजिक अवस्थाओं में आपका अच्छे से अगर समाधान होता है, रिजॉल्व हो जाते हैं अगर, तो ईगो इंटीग्रिटी या अहम संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है। और इसी को उन्होंने प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम कहा है या परिपक्वता कहा है, जो बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक ज्ञान जो है इन्होंने माना है। लेकिन बहुत सारे लोग इस अवस्था में भी असफल रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अपनी जिंदगी की कुछ ऐसे इच्छाएं जो कि जिन आवश्यकताएं जो वो पूरा नहीं कर पाते, उनको लेकर परेशान रहते हैं। तो उनमें निराशा की भावना आती है, डिस्पेयर की भावना आती है और जो उन्हें तीव्र विषाद की तरफ, मेंटल डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। बच्चों, आज हमने आपको टाइम के शॉर्टेज के कारण मैं एरिक्सन का जो एडोलेसेंस का आइडेंटिटी डेवलपमेंट का जो डिटेल है मैं यहाँ पर नहीं दे पाई हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे संबंधित और चीज़ों को बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।